हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला वैशाली सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 5 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले तो इसकी जीरोज फाइंड करनी है और उसके बाद में रिलेशनशिप बताना है इसके जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो टी स्क्वायर, पहले तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 15 आ गई। इसे राइट साइड में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। टी स्क्वायर 15, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 15। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी इज इक्वल टू रूट 15 और माइनस रूट 15। यानी कि इसकी जो जीरो है वो जीरो कौन कौन सी आ गई? एक तो 15 आ गई रूट, और एक माइनस का रूट 15। अब क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके अंदर देखो, अपने पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसे अपने 0 मान लेंगे। इसे लिखेंगे अपने टी स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। नाउ verify the relationship। हम अपने को पता है भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ए बी सी क्या चीज होती है? यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होती है। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। अब पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो? 0। यानी कि ये जो 0 है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है। एक 0 अपने पास अल्फा होती है और एक क्या होती है? बीटा होती है। तो रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है? 0। ये देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, तो ये बी की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो यहाँ पे ए कितना आ गया, मैं लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, और सी इज इक्वल टू माइनस 15। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स, यहाँ पे टी लिखना, सॉरी यहाँ पे आप टी लिखना क्योंकि टी पोलिनोमियल फंक्शन टी का, तो यहाँ पे टी लिखना। तो बी क्या आ गया? 0 आ गया, और सी क्या आ गया? माइनस 15। अब अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों जीरो जो अपने पास 15 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? माइनस 0.1। तो जीरो के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, तो आगे 0 इज इक्वल टू 0। एक रिलेशनशिप अपना ये फाइंड हो गया। दूसरा कहता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? ये रहा 15 रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो माइनस 15, और ए की वैल्यू 1 है, यानी कि कितना आना चाहिए? माइनस 15/1 आना चाहिए यहाँ पे। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया माइनस 15, और इधर भी कितना है? माइनस 15। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप फाइंड हो गया, यहाँ पे भी रिलेशनशिप फाइंड हो गया। ठीक है, तो लिख देना वेरीफाइड। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है, तो एलिमिनेशन मेथड से अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे? इसके अपने सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दोनों में से कोई भी एक चीज इक्वल कर लो, या तो x को इक्वल कर लो या y को। अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 बन जाएगा, 6, यानी कि इसके ये तो पता लग गया, अभी अपने को भी सोल्यूशन नहीं निकलेंगे।
क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3, ये 6 बन जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ भी क्वेश्चन मैंने सही लिखा है या नहीं, 1 मिनट देख लेता हूँ कोई साइन वगैरह ना चेंज हो। 2x + 3y 6x प्लस, हाँ क्वेश्चन मैंने 3 लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यहां पे लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4x + 6y = 16। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 इनको अपने कंपेयर कर लेंगे, या ये समझ लो भी इसमें से ये माइनस कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो क्या क्या देखो, 4x + 6y = 16, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x + 6y = 7। माइनस 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 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इधर क्या बच गया, 0। 0 = क्या गया, ये आ गया 9। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी यानी कि कांस्टेंट टर्म दूसरी कांस्टेंट टर्म का हमेशा इक्वल होती है, लेकिन ये तो अलग अलग आ गई है, इस सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो नो solution exist because 0 can never be equal to 9, ठीक है। बाकी आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इस प्रकार से वेरीफाई भी कर लेना। ये देखो जैसे अपना होता है ना a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनसे अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। इनको कैसे, देखो ये अपने पास a की वैल्यू है a1 b1 c1, a2 b2 c2, इन वैल्यू को अपने पुट करके देख लेते हैं। देखो 2/4 और b1/b2 कितना है, 3/6 और 8/7। तो देखो कटिंग करने के बाद ये बन गया 1/2, ये भी बन गया 1/2, और ये क्या बन गया 8/7। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशंस होती है तो किस प्रकार की लाइंस होती है अपने पास, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन होती है अपने पास, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन कभी नहीं निकलते, ठीक है, पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन कभी नहीं निकलते। इधर भी अपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, नो सॉल्यूशंस अवेलेबल। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 और 5 दोनों कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने को एक एपी दी हुई है, इसके अंदर अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 d, a + n-1 d, ये अपने पास फॉर्मूला आता है। अब इसके अंदर a फर्स्ट टर्म होती है, a कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, a = 7, d = a2 - a1 कितना आ गया 6, a2 - a1, और n कितना है, n = फाइंड करना है अपने को, n फाइंड करना है। इन तीन वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे और अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना लिखेंगे, an = 7 + n-1, d की वैल्यू है 6, तो क्या आ गया 7 + 6n-6, 7 प्लस ये हो गया 6n - 6 हो गया, तो कितना आ गया 1 + 6n, क्या कर दिया, हाँ सॉरी, an भी तो अपने को गिवन है ना, an कितना है 205, तो यहाँ पे 205 भी तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 205, an की वैल्यू भी लिख लेना। an = कितना अपने पास 205 ये गिवन है अपने को। an क्या होती है, लास्ट टाइम होती है अपने पास, ये गिवन है अपने को। तो 205 = 1 + 6n, ये जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 205 - 1 = 6n, तो 204 किसके इक्वल हो गया 6n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 204/6, कटिंग करने पे कितना आ गया 34, तो n = 34। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 34 आ गई अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर इफ AB इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, दो ट्रायंगल दे रखे हैं अपने को ABE, ABE ये वाला ट्रायंगल,
मैं से दूसरे मार्कर से आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला ट्रायंगल देखो, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है किसके, एसीडी के। एसीडी कौन सा होगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ए सी डी, इस ट्रायंगल के क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो अपने को ये शो करना है भी एडीई सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल, एबीसी के। एडीई ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर देखो एडी किसके इक्वल है, ए ई के। यहां से देखो ए डी फर्स्ट नंबर वाला और लास्ट नंबर वाला किसकी इक्वल है, ए ई के। एडी इज इक्वल टू ए ई। दूसरा ये पूरी साइड देखो, ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल आ गई, ए सी के। ये देखो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी। ये भी लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दो, या ए सी इज इक्वल टू ए बी। मैंने ए सी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पहले इस ट्रायंगल को लिखा है। तो यहां पे भी ट्रायंगल फिर अपने को चेंज करना पड़ेगा, ए सी डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपने ए सी डी और यहां पे लिख दो ए बी सी। तो ये दो साइड अपने पास क्या होगी, इक्वल आ गई। ठीक है, ये अपने को दे देना बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये सीपीसीटी से होगी। अब देखो, अब इन दो ट्रायंगल्स की अपने बात करेंगे, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आ गया देखो, एई इज इक्वल टू किसके आ गया, ये देखो यहां पे कर लो आपने। तो एई इज इक्वल टू ए बी, एई अपॉन ए बी किसके इक्वल आ गया अपने पास, एडी अपॉन ए सी। ठीक है, ये दो साइड अपने पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। ये अपने क्या कहते हैं, प्रूव कर चुके हैं अपने। यानी कि ये साइड इसके इक्वल आ गई हो रही है, पूरे वाली साइड इसके पूरे वाले के इक्वल आ गई। तो ये दो साइड अपने पास इक्वल आ गई हो रही है। एंगल अपने पास क्या है, कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये लिख देना कॉमन। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। बस यही करना था अपने को। नेक्स्ट देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली 6, -1, 1, 3 एंड x8। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, ये 8 नंबर। ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इसमें ए बी सी, ये एक रफ फिगर है, क्योंकि बी पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे कहीं पर भी हो सकता है। ये एक रफ फिगर है। तो इसमें बोला गया भी ए के जो पॉइंट है वो है 6, -1, बी के पॉइंट है 1, 3 और सी के पॉइंट है x8। ये क्या बोला गया था, रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ए बी सी लिखा है, तो ये ए के हो गए, ये बी के हो गए, ये सी के हो गए। और साथ में ये भी बोला गया भी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी बोला गया अपने को, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी क्या अपने पास गिवन है। ये तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अपने को ये पता है कि ये लाइन इसके इक्वल है, तो अपने क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों को इक्वल करके तो x के अपना वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद होता है सारा। तो यहाँ पे 1 - 6 प्लस 3 माइनस -1, तो प्लस का 1 हो गया, ये 3 माइनस -1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मैंने डायरेक्ट ये प्लस लिख दिया। इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल, मीन्स x - 1 होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 होल स्क्वायर। और ये भी क्या स्क्वायर रूट के अंदर बंद है। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल में ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी। अब 1 - 5, 1 - 6 कितना हो गया, -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होता है, -5 स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा।
इसका आंसर भी 25 है, इसका आंसर भी 25 है, तो ये दोनों भी क्या हो गया अपने कैंसिल आउट होगी इक्वल में। तो यहाँ पे क्या बचा 4² इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जब इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर करूंगा, इसको कटिंग करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स माइनस 1। जब 4 को मैं 4 के स्क्वायर को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर किया तो ये क्या बन गया प्लस माइनस का 4 बन गया। क्यों? क्योंकि 4 की स्क्वायर कितने होते हैं 16, और जब 16 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर करूंगा, आप ये समझो देखो 4 स्क्वायर इसमें से मान सकते हैं एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर मैं 4 की स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया ना, तो इधर क्या आ गया एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर। और जब इसको मैं स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूंगा, इसे स्क्वायर रूट के अंदर कर दूंगा। अगर मैं ये काटूंगा तो ये किसके अंदर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, और किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है प्लस माइनस के अंदर बन जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने प्लस माइनस यहाँ पे 4 कर दिया, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -4। तो अपने पास ये वैल्यू प्लस के अंदर भी है और माइनस के अंदर भी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5 आ गई, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ गई 3 आ गई, किसकी माइनस की। तो एक्स की अपने पास दो वैल्यू आ गई, या तो 5 होगी या -3, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये दोनों ही इसके सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 6, 7 और 8 तीनों कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 क्या देखो, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और इक्वल टू या लेस देन 90 डिग्री है, ये बोला गया है। और आगे ये भी बोला गया भी a ग्रेटर देन b है, भी a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन b आएगी, तो अपने को a और b की वैल्यू बतानी है। मीन्स a प्लस जो b की वैल्यू है वो या तो 90 से लेस होगी या 90 इक्वल होगी, लेकिन 0 डिग्री से बड़ी होगी, और a की वैल्यू b से बड़ी है, तो अपने को a प्लस b की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे देखो, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो मैं ये मान सकता हूं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 1/2 कहां पे वैल्यू होती है अपने पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देना आप साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। दूसरा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूं cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/2 ही होती है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो इससे ये कट गया, तो a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और cos से cos कट गया, तो a प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। अब इलिमिनेशन मेथड से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, और फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 90/2, 90 डिग्री बाई 2 कितना आ गया 45 डिग्री, तो a आ गया अपने पास 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को अपने पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर इसके अंदर ही कर दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री था, तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर जा रहा हूं और उसको राइट साइड में, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी, तो बी कितना आ गया, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो ये अपना इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये देखो ए ग्रेटर देन बी है ना, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या प्रूव करना अपने को, भी अपने पास एक सर्कल है, यहां पे बना देता हूं मैं, ये एक सर्कल है, ये एक रेडियस, ये एक टेंजेंट है, यहां पे टच करती हुई जा रही है मान लो, और ये इसकी रेडियस है। अपने को ये प्रूफ करना है भी ये जो रेडियस है ना इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, ये प्रूफ करना है अपने को, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है भी रेडियस क्या है टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर जा रही है।
अब मैंने क्या किया, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी। इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको मान लो मैंने पी मान लिया। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए पी बी। अब क्या करेंगे, देखो मैं पहले सबसे पहले करूंगा, सबसे पहले लिख लो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी। ठीक है, नाउ टेक ए टेंजेंट ए बी which touch the circle at point P। ये कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब मैं O से लेकर कोई भी एक यानी कि लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी जो अपने पास टेंजेंट थी ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मैंने मान लो नेम दे दिया, मैंने क्यू दे दिया। अब देखो, नाउ ड्रा ए लाइन ओ क्यू ऑन टेंजेंट ए बी। ठीक है, मैंने क्या किया, बी ओ क्यू एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, किसके ऊपर, टेंजेंट ए बी के ऊपर। अब क्या देखो, ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू इज इक्वल टू, इसे भी एक नाम दे लो, चलो इसे मान लो मैंने ओ सी नाम दे लिया, मान लो इसे मैंने सी दे लिया। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी क्यू। ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी क्यू। अब ओ सी देखो, ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी के। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस सी क्यू, या फिर रीजन दे देना ओ सी इज इक्वल टू ओपी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर रेडियई। ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया, रीजन दे दिया भी दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है दो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। इसी प्रकार आप कोई भी मान लो पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये क्यू था, ये मान लो पी एस ले लो, आर ले लो। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये एस ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो टी ले लिया। अब सभी के सभी आप ये चीज देखना भी, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हमेशा इससे बड़ी है। ये वाली जो लेंथ है ओ एस मान लो, ओ आर मान लो, ओ क्यू मान लो, ओ टी मान लो, ये सभी लेंथ ओपी से बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस प्लस कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है, रेडियस प्लस कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है। इन ऑल केसेज ओपी आई रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी लाइन ऑन ए बी। क्या देखो, इन ऑल केसेस, सभी केसेस के अंदर क्या है कि जो ओपी अपने पास यानी कि रेडियस है जो अपने पास है, वो हमेशा स्मॉलर है किससे, किसी भी लाइन जो ओबी के ऊपर कोई भी अपने लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एंड वी नो दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज perpendicular, always perpendicular। सो ओपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, अपना प्रूव हो गया। यहां पे ना अपने कंस्ट्रक्शन कर ली, यहां पे अपने ये और लिख लेना, टू प्रूव और लिख देना, टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर, ये और लिख देना। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इसी प्रकार इसको प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या बोला गया, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री का, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।
ये जो सेक्टर बन रहा है ना, सेक्टर माइनर सेक्टर बन रहा है 60 डिग्री वाला, इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एंगल कितना 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इस 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, तो 22 6 जा 132 132/7, तो एरिया कितना आ गया? एरिया इज इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, इसका अपने को मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू मीन। ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो अपने को सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एफ एक्स निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 15 16 10 4 2 12। अब इनको अपने ऐड कर देंगे। सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा मतलब समीशन, सम करेंगे इसका हम अपने। तो सम करने पे 10 25 41 51 63, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? इज इक्वल टू 53 आ गया। और सिग्मा एफ 6 11 15 15 और 4 19 8 13 17 19। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे। तो मीन इज इक्वल टू 63/19, तो कितना आ गया? 19 3 जा 57, 6 बचा 60, 19 3 जा 57 30, 19 1 जा 19, 11 0, 19 5 जा, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? इतना आ गया अपने पास। ये क्या आ गया? मीन। नेक्स्ट देखो, कहते हैं गेम है अपने पास, गेम के अंदर सर्कल है। जब इस सर्कल को अपने मूव करते हैं ना, तो ये एरो है, जो एरो किसी एक नंबर पे आकर रुकता है। एरो किसी ना किसी एक नंबर पे आकर रुकेगा, और सभी नंबरों पे आकर रुकने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसा नहीं है बायस नहीं है, बायस नहीं है, ये सभी की क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अपने को ये बताने पे जब अपन इसको रोटेट करेंगे तो 8 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 8 कितनी बार लिखा हुआ है इसके अंदर? एक बार, तो 8 बार ही है ना, 8 एक बार लिखा हुआ है। टोटल नंबर कितने अपने पास? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या आता है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पे आने पे क्या है? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। एक तो आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 1/8। दूसरा एन ओड नंबर। ओड नंबर कितनी है? नंबर दो ओड नंबर्स पूछा गया ना, ओड नंबर्स इक्वल टू 1 3 5 7। ठीक है, पॉसिबल की जगह फेवरेबल आउटकम्स लिख लेना। यहाँ पे लिख लेना फेवरेबल आउटकम्स है। तो 4 नंबर अपने पास, टोटल नंबर कितने? 8 इज इक्वल टू 4/8। कटिंग करने पे कितना आ गया? 1/2। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। तीसरा, ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर है ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। टोटल 6 नंबर अपने पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, तो कितना आ जाएगा? 6/8। कटिंग करने पे कितना आ गया? 3/4। इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 नंबर कितने हैं? सारे के सारे लेस देन 9 है। लेस देन 9 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ गई? इज इक्वल टू 8/8। कटिंग करने पे क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11 12 13 तीनों के तीनों अपने कंप्लीट हो गए। साथ के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।